अब उसमें देखने मत लग जाना मोबाइल में यार। हैं। नहीं तो रिकॉर्ड कर लो ना। थोड़ा सा समय का अभाव है थोड़ा सा आज। है इस पर नहीं हो रहा है। अरे तुम जब तक पढ़ो यार, वो कर रहा है अपना। अच्छा ये बताओ, सिकंदर कहाँ से आया था? यूनान से आया था। क्या नाम था उसके पिता का? फिलिप। हो गया? चालू हो गया? चलो भाई, चालू हो चुका है। हाँ, फिलिप सेकंड। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हाँ भाई, जो लाइव दो चार अगर एक आध कोई व्यक्ति देखे तो उसके लिए ये है कि जीएस पढ़ाई जा रही है, और जीएस में आपको मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी आज की क्लास में दी जाएगी। ओह नालायको, बंद कर लो उसको। तुम कैसे हो यार, तुम कॉमेडी कर रहे हो इधर हैं? मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी देंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसका 2 मिनट 1 मिनट का और रिवीजन है, उसके बाद आपको 1 घंटे लगभग मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो सिकंदर जो था उसने भारत के किसी राजा के साथ कुछ युद्ध लड़ा था, वो कौन सा युद्ध था? पोरस का युद्ध था। अरे नालायक, पोरस तो राजा था, पोरस का कौन सा युद्ध है? तुम ऐसे ही बोलती हो हैं? ऐसे ही कल मैंने पूछा कि दूसरी बौद्ध संगति में कौन कैसा क्या, तो कह रहे दिगंबर और श्वेतांबर। ऐसे थोड़ी होता है। देखो भाई, सिकंदर जो है, सिकंदर कहां से आया था? यूनान से। यूनान से आया था, जीतते जीतते आया, और जीतते जीतते उसने 331 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा था? अरे किस, बताओ यार। अरबेला का युद्ध लड़ा था, जिसको अपन गोगा मेला का युद्ध भी बोलते हैं, है ना। और फिर ईरानियों को हटा करके अपना साम्राज्य स्थापित किया, और जब उसने पोरस को हरा दिया झेलम के युद्ध में, तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया कि भैया हम आगे नहीं जाएंगे। तो सेना उसकी वापस लौट गई अपने क्षेत्रों को। वो किसको सौंप के चला गया? किसको? सेल्यूकस निकेटर और अन्य उसके जो भी थे सब क्षेत्रों को। और रास्ते में उसकी कहां मृत्यु हो गई जाकर के? बेबीलोन। वर्तमान में अगर मैं बेबीलोन, भैया सुनो, अगर अब किसी ने डिस्टर्ब किया मैं क्लास से भगा दूंगा। महिला पुरुष किसी की कोई किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। सीरियस होके पढ़ लो जरा, है ना, टाइम पास करने थोड़ी आए हैं अपन लोग। तो बेबीलोन वर्तमान में कहां मिलेगा अपन को? कहां मिलने वाला है? ईरान। ईरान में उसकी जो राजधानी है उसके पास में, वो अपने राज्य में नहीं पहुंच पाया था। कौन? सिकंदर। उसने अपने घोड़े के नाम पर एक नगर की स्थापना की थी, जिसको हम कहते हैं क्या? बहुकेफला नगर। सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किससे होता है फिर आगे चल के? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, है ना। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, और कल अपन ने पढ़ लिया था। देखें भाई, आज का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो अभी लिस्टेड हैं, ठीक। तो तुम में से बहुत सारे जने ऐसे होंगे जिनको मध्य प्रदेश का माँ भी नहीं पता होगा, है ना, कि और हम मध्य प्रदेश में ही रह रहे हैं। तो ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात हो गई। देखो थोड़ा सा जनरल जानकारी ये है, आराम से पढ़ेंगे, है ना, ऐसा कोई हाय तौबा नहीं है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपको टॉपिक तो बहुत सारे हैं, ठीक। अब जिसको तुम 1 महीने के अंदर, जैसे 30 अक्टूबर जो व्यापम ने पुलिस की डेट दी है, 30 अक्टूबर तक सभी चैप्टर्स को विस्तार पूर्वक पढ़ना तो असंभव है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं विस्तार पूर्वक पढ़ा दूंगा, तो वो शायद आपसे झूठ कह रहा है। हाँ, लेकिन हम ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा प्रश्न वहां से आते हैं, वो उनको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी की बात करें, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वो सबसे पहला तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पता है आपको, ठीक। तो पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? राजस्थान है। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो भारत का एक सबसे, अपन यूं कहें ना कि अपन आज की जो क्लास है वो एक तरह से अपन एक जर्नल क्लास ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, किसका? मध्य प्रदेश का, है ना। बाकी आपको लिखाना, अगर कोशिश मेरी ये रहेगी, अगर मेरा व्यवस्थाएं सब सेट हो जाती हैं, तो आपको सारे जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो आपको मैं पीडीएफ में एक नोट्स के फॉर्म में आपको देने की कोशिश करूंगा। कह नहीं रहा हूं कि दूंगा ही,
कोशिश की जाएगी, है ना। तो देखें, जो मध्य प्रदेश है वो वाकई में भारत का एक अनोखा राज्य है। पहली बात तो ये अनोखा इसलिए है कि एक तो देखो इसकी जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो किसी प्रकार से समुद्र और किसी दूसरे देश से नहीं लगती। ठीक, तो हमारा जो राज्य है वो टोटल स्थल रुद्ध एक राज्य है, मतलब लैंड लॉक्ड राज्य है। ठीक, चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ एक राज्य है, समुद्र हमारे आसपास में नहीं है। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ जमीन, दूसरे राज्यों से घिरा हुआ एक राज्य है, तो वो कैसे, कौन कौन से राज्य हैं, जरा अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना। गंदा सा बन रहा है मैप, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लेना तुम लोग। देखें भाई, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कितने राज्यों से घिरा पड़ा है, अभी आप गिन लेना इसको, कितने राज्यों से घिरा पड़ा है, 5। ठीक, अच्छा, मध्य प्रदेश एक राज्य है जो 1 नवंबर 1956 को भारत के नक्शे पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब आजादी के वक्त मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। ये कैसे बना ये अपन कल देखेंगे। अभी के लिए इतना देख लो कि मध्य प्रदेश जो बना वो बना कब, 1 नवंबर 1956 को। कब बना, भारत के नक्शे पर कब जन्म लिया इसने, 1 नवंबर 1956 को। एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, जमीन से घिरा हुआ एक राज्य है, जिसको यूपी, जिसको छत्तीसगढ़, जिसको महाराष्ट्र, जिसको गुजरात और जिसको राजस्थान, ये राज्य इसको घेरे हुए हैं। ठीक, इतनी जनरल जानकारी ठीक है। अच्छा, कितने राज्य हो गए ये, 5। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से, 5 राज्यों। मध्य प्रदेश बना कब था, 1 नवंबर 1956। जो मध्य प्रदेश वर्तमान का मध्य प्रदेश है, ये भारत का इसलिए एक थोड़ा सा अनोखा राज्य इसलिए है कि यहां पर देखो मध्य प्रदेश जो है एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। मतलब मध्य प्रदेश में जैसे अभी सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे गणित वाले कि पाषाण काल के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मध्य प्रदेश में उस जमाने से मनुष्य के साक्ष्य हैं। मतलब मध्य प्रदेश में बहुत पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां भी हैं। मध्य प्रदेश में प्राचीन भारत के जो बड़े बड़े राज्य हुए, जैसे मौर्य वंश हुआ, और मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में महाजनपद काल का 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम कहें कि जो हमारा राज्य है वो इतिहास की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। खूब ऐतिहासिक चीजें हमारे यहां हैं, लिखी हुई भी और प्राप्त। अरे आदि मानव काल की भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? आपको पढ़ाया था इतिहास में कि इंसान ने गुफाओं में रहना चालू किया, आश्रय में रहना चालू किया। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में, है ना। और जब महाजनपद काल आया तो अवंती और चेदी नाम के महाजनपद आ गए। मौर्य वंश आया, फिर सुंग वंश आया। सुंग वंश का मैंने आपको अभी परसों नरसों पढ़ाया था। एक हेलियोडोरस नाम का एक यूनानी राजदूत क्या बनाया था उसने? गरुड़ स्तंभ। कहां पर? विदिशा में। तो मैं ये समझा रहा हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास बहुत संपन्न है। अच्छा, इतिहास में उसका बहुत स्थान है, तो यहां पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं तो सबसे पुराना एक इतिहास की बात हो गई। हाँ, तो हमारे यहां पर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। मौर्य वंश है, मौर्य वंश के अशोक महान ने जो सांची का स्तूप बनवाया था वो हमारे यहां है। ठीक, तो मैं भी आपको ये समझा रहा हूं कि मध्य प्रदेश जो है वो एक बड़ा संपन्न राज्य है। अच्छा, अपन ने इतिहास का दृष्टिकोण तो देख ही लिया कि जैसे इतिहास में बहुत अच्छा स्थान है मध्य प्रदेश का, तो इतिहास की चीजें भी यहां होंगी। ग्वालियर का किला है कि नहीं? धार के अंदर महल है,
मुगल काल हो, चाहे मराठा साम्राज्य का काल हो, चाहे शुंग वंश हो, सब काल में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ठीक ठाक मात्रा में है। अच्छा, अगर भूगोल की बात करें, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को देखें, तो भौगोलिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बड़ा संपन्न सा राज्य देखने को मिलता है। क्यों, कैसे? कि यहां पर एक तो पर्वत रेंज है, सतपुड़ा और विंध्याचल नाम की दो प्रमुख पर्वत रेंज। कौन सी? सतपुड़ा और ठीक। और यहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर, फॉरेस्ट एरिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां है? फॉरेस्ट, जंगल कहां है? अच्छा, जंगल होगा तो जंगल में कौन होगा? जानवर होंगे, हैं? तभी तो सबसे ज्यादा बाघ कहां है? सबसे ज्यादा लोमड़ी कहां है? सबसे ज्यादा गिद्ध कहां है? सबसे ज्यादा तेंदुए कहां है? हाँ, जंगल बहुत है ना। अच्छा, जिले कितने? अपन ने जिलों की तो चर्चा ही नहीं की। 55। 52 वाला तो नहीं बैठा कोई? पता भी है अब तो। मध्य प्रदेश में भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश एक बहुत संपन्न राज्य है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। कौन कौन सी? विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लो, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। सबसे ज्यादा नदियों वाला राज्य कौन सा? तो भौगोलिक दृष्टि से हो गए ना अपन। अच्छा, और मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तांबा, कोयला है, हीरा। पूरे भारत में अगर हीरा कहीं मिलता है तो कहां मिलता है? रॉक फॉस्फेट, तमाम सारे खनिज अपने यहां पर्याप्त मात्रा में। मीथेन शहडोल में मिल जाएगी आपको। एक ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, एक चीज और सुन लो, जब हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है भैया? क्लियर है ना? जिले टोटल कितने हैं? 55। अच्छा, माउंटेन रेंज, प्रमुख माउंटेन रेंज कौन सी? विंध्याचल और सतपुड़ा। क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया। और इस वाली जो इधर है ना, ये जो रेंज इधर पूरब की तरफ में, इधर इसको कहते हैं मेकाल रेंज। कौन सी श्रेणी? मेकाल श्रेणी। श्रेणी जो मतलब ऑनलाइन वालों से भी थोड़ी बहुत बात करते हुए चलें, क्योंकि हमको कोई तजुर्बा तो है नहीं ऑनलाइन पढ़ाने का, पहली दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, है ना? तो भैया ऑनलाइन वाले जो हैं वो जरा समझ लें कि श्रेणी का मतलब होता है कि जब पर्वत एक लाइन से एक रेंज में हो तो उसको अपन श्रेणी कहते हैं, और अंग्रेजी में अपन उसको क्या कहते हैं? रेंज। तो मेकाल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का मतलब कि बहुत सारे पर्वत अलग अलग नाम के एक साथ में लगे हुए हैं। बात समझ में आया ना? तो अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में जंगल बहुत हैं। सबसे ज्यादा जंगल पूरे भारत में कहां पाए जाते हैं? इसलिए जानवर भी ठीक ठाक। हाँ, यहां का आदमी भी कम जानवर नहीं है। हाँ ठीक है, ज्यादा बोल नहीं सकते, ऑनलाइन चल रहा है तो अपने शब्दों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे यहां पर वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हमारे यहां पर आदिवासी जनजातियां भी सबसे। जनजातियां कहां रहती हैं? जनजातियां देखो, अब तो इतनी ज्यादा जंगलों में नहीं रह रही हैं, क्योंकि जंगल ही नहीं बचे हैं। जंगल बचे हैं कागजों में। जंगल तो दे दिए जा रहे हैं किन्हीं लोगों को, है ना? तो जंगल से अच्छा, जनजातियों की संख्या भी इसलिए हमारे ज्यादा है। जंगल ज्यादा है तो जनजाति ज्यादा है, क्योंकि जनजाति आदिवासी लोग कहां रहते हैं? शहर से दूर कहीं दुर्गम एरियो में रहने वाला मानव समूह जनजाति आदिवासी कहलाता है, जिसे भारत सरकार ने अपने संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार लिस्टेड कर दिया गया हो, उसको अपन जनजाति कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य भी कौन सा है? जनजाति। अच्छा, तो अभी तक अपन ने क्या समझा? अभी तक हमने केवल यह समझा कि मध्य प्रदेश नाम का राज्य भारत के नक्शे पर 1 नवंबर 1956 को
43 जिलों के साथ, कितने जिले? 43 जिलों के साथ जन्म लेता है। और इस मध्य प्रदेश नाम के राज्य का नाम पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। कुछ समझ में आया? अच्छा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, पता है आपको, जो राजधानी जब बनाई जा रही थी ना मध्य प्रदेश की, तो विवाद हुआ। अच्छा, हमारे यहां के जो प्रमुख थे सिंधिया राजघराना, जीवाजी राव सिंधिया, वो चाहते थे कि राजधानी क्या बने? ग्वालियर बने। ठीक है। और जिस कमेटी की, सुनना आराम से, जिस कमेटी की सिफारिश पर 1956 में राज्य बनाए गए, केवल मध्य प्रदेश नहीं बना था 1956 में, बहुत सारे राज्य बने थे। मतलब कुल मिलाकर के भारत के सभी राज्यों को दोबारा से बनाया गया था। कुछ समझ में आया? निकल गया सर के ऊपर से? समझो दोबारा से। आजाद हुए हम कब? कब आजाद हुए भैया? अब ये मत कहना सन 2014। हाँ, अरे भैया, एक क्रांतिकारी महिला है इस देश की, अब तो आजकल सांसद बन गई है। उन क्रांतिकारी महिलाओं ने, एक महिला ने कहा था कि जो वो वाली आजादी है ना, वो तो भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है। हाँ, तुम में से कोई उसका भाई बहन तो नहीं बैठा नहीं क्या 2014 में आजादी मिली है? 2014 वाला तो नहीं है कोई? 1947 में जब हम आजाद हुए, सुनो, 1947 में जब हम आजाद हुए, तो आजादी के बाद हमारे सामने समस्या यह थी कि शासन कैसे चलाया जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब नहीं थे तब पूरा देश राजा रजवाड़ों के हिसाब से शासन चलता था। अपने यहां का राजा अलग, धौलपुर का कोई और है, जयपुर का कोई और है। अपने यहां तो सिंधिया महाराज थे, आज भी नहीं भैया, उनका तो जलवा चल ही रहा है साहब। हाँ, तो सिंधिया महाराज थे और दूसरी जगह कोई और महाराज था। किसका शासन चलता था? राजाओं का। और जहां राजाओं का नहीं चलता था, अच्छा, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तो सब जगह राजा ही थे, है ना। जो सबसे बड़ा राजा, उसका बहुत बड़े क्षेत्र में राजपाट, ठीक, जैसे मुगल हो गए, मराठा हो गए, और भी अलग अलग राजा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने वो राज्य जीतना चालू किए और उन राज्यों को अपने हिसाब से चलाना चालू किया। जो राजा उनके दोस्त बन गए, उनको उन्होंने कठपुतली कहा कि भाई तू राजा है लेकिन तू सुनेगा किसकी? हमारी। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें बनाना चालू करी। उन्होंने कलेक्टर नाम का पद बनाया, उन्होंने एसपी नाम का पद बनाया, उन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। किसने? क्यों बनाई? अरे खुद के शासन की सुविधा के लिए बनाया। तो 47 के बाद हमारे सामने एक समस्या ये आई कि भैया देश चलाना कैसे है। तो उस जमाने के जो नेता लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक नियम बनाएंगे जिसको हम संविधान कहते हैं, उसके हिसाब से चलेगा देश, और राज्य बनाएंगे। तो 47 के बाद से राज्य बनाना अपन ने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ठीक। अच्छा, राज्य बन रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर पावर है आपके अंदर तो थोड़ी सी पावर लगाना दिमाग की। राज्य बन रहे हैं, 47 में राज्य बन रहे हैं, 48 में राज्य बन रहा है, 49 में बन रहा है। ठीक। लोगों को मनाया जा रहा है कि भैया देश में आ जाओ, शामिल हो जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के गृह मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सबको मनाया जा रहा है, जो मान ले रहा है उसको स्टेट के तौर पे बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे उदाहरण समझो, जैसे हमारे यहां किसका शासन था? सिंधिया। तो हमारी जो कौन सी रियासत थी? सिंधिया रियासत थी। तो सिंधिया जी को मनाया कि देखो भाई ऐसा है कि आ जाओ, देश में बन ही रहा है, आराम से अपनी सहमति दे दो। कोई भी राजा, आप समझो, हम आजाद हो चुके, आजादी से पहले तक या अंग्रेजों के आने से पहले तक क्या चलती थी? राजशाही। और राजशाही में क्या होता है? राजा ने जो कह दिया, राजा ने कहा दिन है, राजा ने कहा रात है, हाँ, राजा ने कहा एक टांग पे ऊलो तो ऊलने पड़े वो ला लो, ऐसा नहीं रहे हो कि नहीं 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 हम नहीं ऊलेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, जब 47 में हम आजाद हो गए और हमारे यहां के जो नेता लोग थे, जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने तय किया कि अब तो चुनाव से होगा मामला, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा। तो मैं अगर राजा हूं तो मैं आसानी से देश में शामिल होऊंगा। क्यों? मेरे तो अधिकार, मैं तो राजा वाली पोस्ट चली जाएगी ना।
अब राजा तो वही है जिसको जनता चुनेगी, तो मैं आसानी से मिल जाऊंगा देश में। हाँ, तो जैसे तैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो राजा रजवाड़े थे, लगभग सरकार कहती है 565 रियासतें। कितनी रियासतें बेटा? उनमें एक रियासत कौन सी भी थी? हाँ, हम ग्वालियर के लोग हैं, मुरैना के लोग हैं, तो हम सिंधिया रियासत की बात करेंगे क्योंकि अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश बना कैसे 56 में, और मध्य प्रदेश जब 56 में नहीं बना था तो उससे पहले क्या था? 1947 में क्या स्थिति थी जब हम आजाद हुए? तो 1947 में मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य भारत के नक्शे पर नहीं था। हम आजाद हुए, अच्छा स्टेट तो थी, लेकिन वो कौन सी स्टेट थी? मध्य प्रांत थी, मध्य प्रांत। ठीक, अभी मैं आगे आगे जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा आपको सब बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर जो राजा थे पूरे देश के, सभी को मनाया गया कि भाई आप काय में मिल जाओ, काय में आ जाओ, क्योंकि अंग्रेज इतने हरामखोर थे, आज भी हैं, पहले भी थे। पूरा रायता फैलाया उन्होंने, बंटवारा कराया उन्होंने, लड़अपन आज भी रहे पड़ोसी से। भाई बंटवारा, अगर अंग्रेज नहीं होते तो बंटवारा होता क्या? सारी चरस बोके गए वही। जैसे आज सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है, उनको फांसी पे लटकाया किसने? अंग्रेजों ने। सब पूरा चरस उन्होंने बोया है, सब कुछ वही करके गए। ठीक, अच्छा, तो अंग्रेजों ने जब हमको आजादी दी 15 अगस्त 1947 को, तो उसमें उन्होंने वो राज्य सौंपे थे, वो क्षेत्र सौंपे थे जहां पर उनका पूरा अधिकार था। उन्होंने कहा कि जो रियासतें हैं वो अपना फैसला ले लें कि उनको पाकिस्तान में जाना है कि भारत में मिलना है, वो अपने लिए स्वतंत्र हैं, हम उनसे कुछ भी। तो वो थोड़ी टेढ़ी खीर हो गई थी उन रियासतों को मनाना कि तुम देश में आ जाओ। कितनी रियासतें थी? उनमें से एक कौन सी थी? सिंधिया जी का मैं फैन हूं एक बात को लेकर के, वो सोच लेते हैं आगे का। उनने बिना किसी शर्त के, बिना किसी भाव दे करके उन्होंने कहा हम तो भारत देश के साथ हैं एकदम, और हम भारत में शामिल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा जो मान सम्मान है वो थोड़ा बना रहना चाहिए। तो सरकार ने उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, उनको काम सौंपा गया था देश की रियासतों को देश में मिलाने का। एक स्पेशल मंत्रालय बनाया गया था, रियासत मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? हाँ, ऐसा कहते हैं, मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो है वो एक हाथ में गाजर रखते थे और एक हाथ में, अब तुम समझ लो क्या है, चाकू, छुरी, जूता, लठ। तो जो गाजर से मांग रहा है कि भैया गाजर ले लो, खा लो, हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं, और तुम बस लेकिन काय में मिल जाओ। मतलब हाथ भी जोड़ लेते थे, और जो हाथ जोड़ के नहीं मान रहा है वो उसको कॉलर पकड़ के भी खींच लेते थे, है ना। इस पॉलिसी पे चलते थे वो। तो सिंधिया जी ने कहा कि हम तो इंडिया में बिल्कुल बिना शर्त मिलने तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा जो मान सम्मान है वो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। तो सिंधिया स्टेट के साथ में कई सारी छोटी छोटी रियासतें मिलकर के भारत में शामिल हो गई। कब हो गई भैया? 1948 में। और इस सिंधिया स्टेट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? मध्य भारत। पहले से ही एक राज्य था किस नाम का? फिर दूसरा राज्य बन गया कौन सा? मध्य भारत। इसकी 2 राजधानियां बनाई गई। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बस सिस्टमैटिकली कल आपको पढ़ाएंगे, अभी समझ लो बस। मध्य भारत नाम का राज्य बना दिया गया। ऐसे करते करते राज्य बन रहे थे देश के अंदर। कोई 1948 में राज्य बना, कोई 1949 में राज्य बना। तो राज्य के बनते बनते देश में फैल गया रायता। हाँ, रायता फैल गया, और रायता फैल जाए तो उसको समेट हर कोई नहीं समेट सकता, टैलेंट चाहिए उसके लिए। रायता ऐसे फैल गया, सुनना आराम से, स्टोरी के तौर पे समझो। देश आजाद हो चुका है, स्टेट्स बन रहे हैं अलग 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 अलग। सब ये चाहते हैं कि हमारा एक और राज्य बन जाए। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग बोली जाती हैं। तो बेटा उस जमाने में
एक राज्य हुआ करता था मद्रास नाम का, जिसमें दो भाषा के लोग रहते थे, तमिल और तेलुगु। ठीक, तो जो तेलुगु भाषा के लोग हैं वो अंग्रेजों से बड़े जमाने से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि सरकार किसकी थी आजादी से पहले, कह रहे थे कि हमको अलग कर दो, हमको एक अलग स्टेट बना दो। और मद्रास स्टेट थी, कोई रियासत नहीं थी, अंग्रेजों का एक राज्य था मद्रास, प्रॉपर स्टेट थी, प्रॉपर तरीके से। आजाद हो गए, तो आजादी के बाद उनको ये लगा अब तो अपनी सरकार है, अब तो अपन को मिल ही जाएगा। तो तेलुगु भाषा के लोगों ने भाषा के आधार पर क्या मांग लिया कि हमको अलग कर दो, अलग राज्य बनाओ। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कमेटी बनाई कि ये भाषा के आधार पर राज्य मांग रहे हैं, क्या ये सही मांग रहे हैं। तो एक कमेटी इन्होंने कब बना दी, 1948 में, सुन रहे हो ना। और उसके अध्यक्ष थे एस के धर। कौन अध्यक्ष थे? कहानी मध्य प्रदेश से हटके मद्रास पर पहुंच गई है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा समझ में तो ये समझ में नहीं आएगा। 47 से आजाद करा करके राज्य बन रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, राज्य बन रहे हैं। मध्य प्रांत एक राज्य बन गया, विंध्य प्रदेश एक राज्य बन गया, मध्य प्रांत तो पहले से था, मध्य भारत एक नया राज्य बन गया, अलग अलग राज्य बन रहे हैं। बंबई पहले से एक राज्य था, उसको भी एक अलग से स्टेटस दे दिया। ऐसे अलग अलग राज्य बनते चले जा रहे हैं समय के साथ में। और उसी दौरान मद्रास एरिया में, मद्रास मतलब वर्तमान का तमिलनाडु और वर्तमान का आंध्र प्रदेश और वर्तमान का तेलंगाना, उस एरिया में विवाद की स्थिति बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि लोगों ने काय की डिमांड कर दी कि हमको अलग राज्य बनाओ। पहले तो अंग्रेजों का शासन था तो उनने नहीं सुनी, अब तो तुम अपोई प्रधानमंत्री है, अब तो सुन लो। तो अलग से राज्य बनाने के भाषा के आधार पर मांगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बना दी, एस के धर, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो इनसे ये बोला गया कि तुम बताओ, रिपोर्ट दो, क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाने हैं, रिपोर्ट दो। तो इन्होंने रिपोर्ट दी कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो रायता ज्यादा फैल जाएगा, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी हैं लाला इस देश में, कि नहीं है। तो इन्होंने कर दी मना। अच्छा, एस के धर की रिपोर्ट की भी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको अपन कहते हैं कौन सी कमेटी, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीता रमैया। जवाहरलाल नेहरू जे से, बी से, पी से, ये तीन लोगों की कमेटी बनी, किसकी रिपोर्ट की जांच करने, कि एस के धर जी ने सही रिपोर्ट दी है कि नहीं, चेक करके। तो इन्होंने भी कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर तो नहीं, तो बहुत ज्यादा राज्य, बहुत सारी भाषाएं हैं, सब कहेंगे हम बना दो, हम बना दो, कितने राज्य बनाया जाएगा है। तो अब भैया तेलुगु भाषा वाले लोगों का हो गया दिमाग खराब, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। फिर धीमे धीमे वो आंदोलन करते रहे। समय आया 1952 का, इनका एक नेता जो है वो अनशन पर बैठ गया, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है। ये काय पे बैठ गया बेटा, अनशन समझते हो? एक आदमी बैठा था 2010 में अनशन पे, नाम है अन्ना हजारे। आजकल पता आता नहीं है उनका, पता नहीं कहां है। लोकपाल बिल के लिए बैठ गए थे। अनशन मतलब अन्न जल त्याग करके बैठ जाना, मरने तक के। तो ये बैठ गए कि हमको भाषा के आधार पर राज्य बना करके दीजिए। कौन बैठ गया, कौन बैठ गया, अरे कौन बैठ गया, रामुल्लू। कहां तक आ गए हैं अपन, 52 तक। देश में पहला लोकसभा का चुनाव हो चुका है, गृह मंत्री एवं पहले उप प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक, और लोकसभा का चुनाव हो चुका है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन चुके हैं 1952 में। पहला चुनाव कब होता है लोकसभा का, 1952। स्थिति ये हो चुकी है, बहुत सारे राज्य बन चुके हैं। ठीक, और उसी दौरान कौन बैठ चुका है अनशन पर, ये अनशन पर बैठ गए हैं कि भैया राज्य बनाओ।
और अनशन पर लंबे समय तक बैठे रहे। अब मेरे को एग्जैक्ट दिन याद नहीं आ रहे हैं, 50+ दिन हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं 58 मिलता है, कहीं 56 मिलता है, तो इसलिए 50+ आप याद रखो। बाकी जो ऑथेंटिक होगा मैं कल आके बता दूंगा। ये अनशन पर बैठे रहे, इनकी क्या हो गई? मृत्यु। नेता मर गया भाई साहब, सरकार सुन नहीं रही है, और क्या होगा? क्या होगा? दंगे होंगे, दंगे होने लगे। पूरे मद्रास राज्य में तेलुगु और तमिल लोगों के बीच में क्या होने लगे? दंगे होने लगे। आनंद फानन में दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले जो 1953 में, अक्टूबर 1953 में हम आंध्र प्रदेश नाम का तेलुगु भाषा के लोगों के लिए राज्य बना देंगे, घोषणा कर दी। और ऐसे भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब मेरी बात समझो, अब यहां पर थोड़ा सा कहानी में क्या है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। एक राज्य तो बन गया भाषा के आधार पर, कब बन गया? 1953 में, ठीक। तो भैया, अगर भैया को मिल गई बुलेट, तो अगर बहन है तो वो कहेगी हमें स्कूटी, तो और स्कूटी नहीं तो लूना। तो सरकार को यह पता था कि अगर अब अपन ने सिस्टम रखा तो और डिमांड आ सकती है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि जितने भी राज्य अभी हैं वो तो ठीक है, हम दोबारा से पूरे राज्यों का क्या करेंगे? हम पूरे राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। और कैसे करेंगे? एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम रखा राज्य पुनर्गठन कमेटी, ठीक। कौन सी कमेटी? कौन सी? अच्छा, राज्य कब बना है ये? तो कमेटी भी कब बनी है? हाँ, दिसंबर 1900। क्यों बना दी ये? कि ताकि दूसरे राज्य भी और ना भड़क जाएं। अगर भड़क रहे हैं तो कह रहे देखो भैया बना तो रहे हैं यार, अब कमेटी बना दी है, कमेटी सिफारिश करेगी, उस हिसाब से तुम्हारा नाम आएगा तो बना देंगे राज्य। कुछ पल्ले पड़ रहा है? कमेटी, आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर राज्य बन गया, तो और ज्यादा डिमांड ना बढ़ जाए इसलिए एक कमेटी बनाई गई। कितने मेंबर थे इस कमेटी में? कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। अच्छा, कौन कौन से मेंबर थे? चलो यहां देखते हैं नए स्लाइड पे। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं बेटा। इसका अध्यक्ष जो था वो कौन था? फजल अली, ठीक। और इसमें एक मेंबर थे के.एम. पडिक्कर। कौन था? एक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? दिसंबर 1953। इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी 1955 में। कब सौंप दी रिपोर्ट? 55 में। और इसने ये बोला कि देखो, भाषा, केवल भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनाया जा सकता। एक आधार हो सकता है भाषा, लेकिन आप ये कहो कि केवल भाषा के आधार पर बना दो, नहीं। भौगोलिक दृष्टि भी देखो, चीजें भी देखो, जनजाति देखो, खनिज पदार्थ देखो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, सब देखो, उसके बाद क्या बनाओ? स्टेट बनाओ। तो इसने रिकमेंड किया। किसने? किन भाई साहब ने? कौन सी कमेटी ने? कौन सी कमेटी? कौन सी कमेटी? अध्यक्ष कौन था? इसीलिए इस कमेटी को हम फजल अली आयोग भी, कौन सी कमेटी भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और सुन लो, बीच में रह गया था। जब 47 में, हाँ 10 मिनट और पढ़ाएंगे बस, है ना। जब 47 में स्टेट बन रही थी, तो भारत सरकार स्टेट की 4 कैटेगरी बनाता था। अब वो 4 कैटेगरी में भी बता सकता हूं कि किस आधार पर होती थी, लेकिन अभी मत समझो। वो ए, बी, सी और डी। डी में केवल अंडमान निकोबार को रखा था इन्होंने,
किसको रखा था, किसको? और ऐसे करके 4 कैटेगरी के लगभग 28 राज्य बना दिए थे भारत सरकार ने, जिसमें कुछ राज्य ए कैटेगरी में आते थे, कुछ राज्य बी, कुछ राज्य सी। जैसे जैसे हमारा जो सिंधिया स्टेट को शामिल करके कौन सा राज्य बनाया था, मध्य भारत। तो मैं पूछूं मध्य भारत कौन सी कैटेगरी का था, बी कैटेगरी का एक राज्य था। ठीक, तो फजल अली आयोग ने जब रिपोर्ट दी ना, तो फजल अली आयोग ने यह रिकमेंड किया कि पहली बात तो ये जो कैटेगरी तुमने बना रखी है इनको हटाओ, ये कैटेगरी वाला कॉन्सेप्ट हटाओ। देखो एक चीज समझ लो, जब भी सरकार किसी मुद्दे के ऊपर कोई आयोग या कमेटी बनाता है, तो और जब आयोग या कमेटी जब सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है कि ऐसा ऐसा कर दो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार करे। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? अरे यार देखो तुम्हें बढ़िया समझाएं। तुमने अपने पिताजी से कहा कि बुलेट चाहिए, पिताजी ने तुम्हारे चाचा या तुम्हारे मामा के उसमें एक कमेटी बनाई कि पता करो बुलेट दिलाएं कि नहीं दिलाएं। ठीक, अब मामा ने रिपोर्ट दे दी कि लड़के को बुलेट दिला दो, लेकिन अंतिम फैसला तो किसका है? हाँ, सरकार का अंतिम फैसला होता है कि हम इस रिपोर्ट को किस लेवल पर मान रहे हैं। ठीक, फजल अली आयोग बनाया, सरकार ने इसकी रिकमेंडेशन देखी, सभी नहीं मानी, ज्यादातर मान ली। नहीं समझ में? जैसे फजल अली आयोग ने एक रिपोर्ट ये दी, एक बात ये बोली कि जो 4 कैटेगरी के राज्य तुमने बना रखे हैं, इसको क्या करिए आप, कैटेगरी सिस्टम को समाप्त करिए, और भारत के जितने भी राज्य हैं उनका दोबारा से क्या करिए, पुनर्गठन करिए, और केवल भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाइए, बहुत सारे आधार हैं उसके आधार पर बनाइए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अच्छा, इसने रिकमेंड किया